गुड इवनिंग बच्चों। हमारा डिसोसिएशन वाला पार्ट खत्म हो गया था, है ना बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, है ना। ये वैसे मतलब है, अगर मान लो मैंने 100 पार्टिकल्स लिए, समझने के लिए सिर्फ ये, अगर मैंने मान लो 100 पार्टिकल्स लिए और उनको सॉल्यूशन में डाल दिया, है ना, सॉल्वेंट में डाल दिया सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर वो 50 रह गए तो ये केस एसोसिएशन का है। अब ये 50 कैसे रह गए, इसका मतलब ये है कि दो पार्टिकल मिलकर एक बन जाते हैं। ये मैं डायमर का केस मान रहा हूं, मैं डायमर मान रहा हूं। डायमर का मतलब होता है दो जुड़कर एक बना लें, समझो मेरे मतलब। एसोसिएशन के अंदर कौन कौन से केसेस होते हैं? एक डायमर होता है, एसोसिएशन में एक केस ट्राइमर होता है, एक पॉलीमर होता है। एसोसिएशन में एक केस डायमर, एक ट्राइमर, एक पॉलीमर। अच्छा, डायमर का क्या मतलब है? डायमर का मतलब है दो पार्टिकल्स मिलकर एक बना लें, A2। ये डायमर है। 2A कंबाइन एंड फॉर्म A2, है ना। दो मिलकर एक बना लें तो दिस इज कॉल्ड डायमर। तीन मिलकर एक बना लें तो दिस इज कॉल्ड ट्राइमर। तीन मिलकर एक बना लें, दिस इज कॉल्ड ट्राइमर। दो मिलकर एक बना लें तो दिस इज कॉल्ड डायमर। और n मिलकर एक बना लें तो इसको कहते हैं पॉलीमर। n मिलकर एक बना लें तो इसको कहते हैं पॉलीमर। तो जब दो पार्टिकल मिलकर एक बनाते हैं तो इसको कहते हैं डायमर। जब दो मिलकर एक बना ले तो 100 मिलकर कितने बनाएंगे? 50। अरे भाई, दो लिए उनको एक माना जाएगा, तो 100 लोग हैं तो उनको कितना माना जाएगा? 50। तो डायमर में दो पार्टिकल मिलकर एक बना लें तो उसे बोला जाता है डायमर। तीन मिलकर एक बना लें तो बोला जाता है ट्राइमर। और n मिलकर एक बना ले तो इसको बोला जाता है पॉलीमर। दो मिलकर एक बना ले तो डायमर, तीन मिलकर एक बना ले तो ट्राइमर, और n मिलकर एक बना ले तो पॉलीमर। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बच्चों कम हो जाते हैं। अरे पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड आएगी, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड आएगी वो क्या आएगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से कम आएगी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज सॉल्यूशन में जाने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा कम हो जाएंगे तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड आएगी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से कम आएगी। अगर I का क्या फॉर्मूला होता है, जरा बताओ मुझे। I का फॉर्मूला होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। समझो मेरी बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। I का मतलब यही होता है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। कौन सी बड़ी है कॉलिगेटिव? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड जो है बच्चों, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से कम आती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से कम आती है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बोलो, उसके पीछे रीजन क्या है, जरा बताओ जल्दी। उसके पीछे रीजन है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। अरे डिसोसिएशन में क्या होता था? नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ जाते थे। मान लो अगर मैंने 1 मोल NaCl लिया तो पानी में जाने के बाद 2 मोल हो जाता था। इसमें अगर आपने 1 मोल लिया और तो वो पानी में जाने के बाद हाफ मोल हो जाएगा। रीजन क्या है? सब पार्टिकल्स क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर कम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर कम होंगे तो उस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से कम आएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से कम आएगी, जिसकी वजह से I की वैल्यू लेस देन 1 आती है एसोसिएशन। जिसकी वजह से I की वैल्यू लेस देन 1 आती है एसोसिएशन में। I की वैल्यू लेस देन 1 आती है एसोसिएशन में। I की वैल्यू लेस देन 1 आती है एसोसिएशन में। नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से कम हो जाती है। I का क्या मतलब होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल ज्यादा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कम है, तो I की वैल्यू लेस देन 1 आएगी ना।
भाई इस बार डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, रीजन नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं, इसीलिए एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। इसीलिए एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अच्छा ये भी पूछा जाता है, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बताओ एसोसिएशन में, वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बताओ डिसोसिएशन, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बताओ एसोसिएशन में, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बताओ डिसोसिएशन। समझो? देखो वेंट ऑफ फैक्टर आई डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में कल ही तो पढ़ा है, वेंट ऑफ फैक्टर आई डिसोसिएशन में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड जो आएगी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से ज्यादा आएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से ज्यादा आएगी। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं, सॉल्यूशन में जाने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, सही है। डिसोसिएशन के अंदर आई को निकालने का तरीका है 1 + n-1 अल्फा। डिसोसिएशन में आई को निकालने का तरीका है 1 + n-1 अल्फा। डिसोसिएशन में आई को निकालने का तरीका है 1 + n-1 अल्फा, सही है। डिसोसिएशन में अगर आई बराबर n होता है, अगर अल्फा 100% हो या फिर 1 हो, ये चीज आप पढ़ चुके हैं, बोलो। डिसोसिएशन में अल्फा निकालने का तरीका बोलो, i-1/n-1। n क्या है? जितना एक टूटने के बाद पार्टिकल्स देता है उसी को n कहते हैं। एक टूटने के बाद जितने पार्टिकल देता है उसी को n कहते हैं। डिसोसिएशन की कहानी यहां तक है, डिसोसिएशन की कहानी यहां तक। अच्छा इसको आई लगाने के बाद चेंज क्या आता है फॉर्मूले में, मतलब आप समझो, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के अंदर, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के अंदर फॉर्मूले में क्या चेंज आता है जरा बताओ। डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आई इंटू के बी इंटू एम। सिर्फ आई पे तो फर्क पड़ता है, डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन 1 होता है। डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम, पाई बराबर आई सी आर टी, आर और टी तो कांस्टेंट है, पाई बराबर आई सी आर टी, और पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू आई एक्स बी। तो ये फॉर्मूले में चेंज आता है। डिसोसिएशन और एसोसिएशन में ये फॉर्मूले में चेंज आता है। अरे आगे आई मल्टीप्लाई हो जाता है ना, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अरे भैया डिसोसिएशन में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? डिसोसिएशन और एसोसिएशन में फॉर्मूले में क्या चेंज आता है बताओ। डिसोसिएशन में डेल्टा टी बी बराबर आई के बी इंटू एम। अब जरा ये समझो, यहां लिख दो डिसोसिएशन में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस देन 1। जान गए ना? रीजन क्या है? डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व बढ़ जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से। और वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू का क्या मतलब होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, या फिर इसको कह सकते हैं मास नॉर्मल डिवाइडेड बाय मास एबनॉर्मल, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। एबी का मतलब मास एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल का मतलब जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाता है। अब अच्छा यही चेंज देख लो, अगर हमारा केस, रफ कर दूं पहले इसको, पहले बच्चों रफ कर दूं। तो अगर कोई सॉल्यूट ऐसा आता है जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो तो उसमें आई लगा देना। अब मान लो ये सॉल्यूट आ जाए, ये वाले सॉल्यूट, जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट आ जाए, नॉन एसोसिएट करते हो, नॉट नाइदर एसोसिएटेड नॉट डिसोसिएटेड, नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड, नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड,
ना तो एसोसिएट करते हो ना डिसोसिएट करते हो, इनको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इनको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट, इनको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ग्लूकोज, जैसे यूरिया, जैसे सुक्रोज, सुक्रोज मतलब केन शुगर है ना, जैसे नेफ्थलीन, जैसे बेंजीन एक्सेट्रा। इनके केस में फॉर्मूले में क्या क्या अंतर रहेगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू एम, पाई बराबर सीआरटी, पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट इज इक्वल्स टू एक्सपी। ऐसा क्यों होता है बताओ, उसका रीजन मैं बताऊं। क्योंकि जिन केसेस में नाइदर एसोसिएट हो नॉट डिसोसिएट हो, उसमें आई की वैल्यू 1 होती है, उसमें आई की वैल्यू 1 होती है, और आई की वैल्यू अगर 1 है तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। इनके केसेस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड बराबर आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। बार बार समझा रहा हूं सर, अब इससे ज्यादा मेरी ताकत नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व बराबर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, ये हम पढ़ चुके, इतना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो एसोसिएट नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते, उनके केस में आई लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो एसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, उनमें आई लगाने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता आई लगाने की? क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल में अंतर आता है। अब हम जो कहानी पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एसोसिएशन। एसोसिएशन में मेरे प्यारे बच्चों, एसोसिएशन के अंदर आई की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाते हैं क्योंकि जुड़ जाते हैं। अरे भाई 100 पार्टिकल डाले तो 50 रह गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड आएगी, जो एक्सपेरिमेंटल जो मेजर्ड वैल्यू आएगी, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से कम होगी। थ्योरेटिकल तब निकाला था जब कोई एसोसिएशन नहीं हुआ था, और ऑब्जर्व्ड तब निकालते हैं जब एसोसिएशन होते हैं। एसोसिएशन होने में नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से कम आएगी, जिसके कारण आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस देन 1 आती है क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से कम हो जाती है। और आई का फॉर्मूला क्या है जरा समझो, आप उल्टा कर देखो। एसोसिएशन में पार्टिकल्स जुड़ते हैं तो जो मोलर मास एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल जो मोलर मास है वो नॉर्मल मोलर मास से ज्यादा आता है। जो मास एबनॉर्मल है वो नॉर्मल मोलर मास से ज्यादा आता है। एसोसिएशन में कौन कौन से केसेस होते हैं? एसोसिएशन में एक केस होता है डाइमर, जहां 2 जुड़कर एक बना रहे हैं। एक केस होता है ट्राइमर, जहां 3 जुड़कर एक बना रहे हैं। एक केस होता है पॉलीमर, जहां n पार्टिकल्स जुड़कर एक बना रहे हैं। तो ये 3 केसेस होते हैं एसोसिएशन में, ये 3 केसेस होते हैं एसोसिएशन में। मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल बताता हूं एसोसिएशन का, बहुत ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी का यही क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी का एग्जांपल बताता हूं एसोसिएशन का। एनसीईआरटी कहती है अगर आप एसिटिक एसिड को इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, ये एसोसिएशन का केस है। एसिटिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन में डिसॉल्व कर दो तो ये एसोसिएशन का केस है। ये डाइमर का केस है मेरे बच्चों, डाइमर का। 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के जुड़कर एक बना लेंगे। कैसे बताता हूं? 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कंबाइन and to form a dimer CH3COOH का ट्वाइस। समझो यही तो लिखा है 2A combined into A2, 2A combined into A2। एसिटिक एसिड बेंजीन में डालने पर, बेंजीन में डिसॉल्व करने पर, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, बेटा वाटर में डाल मत देना, वाटर में तो डिसोसिएशन होने लगेगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एसिड को वाटर में डाल दोगे तो डिसोसिएट हो जाएगा। एक केस तो ये है। अब जरा समझो, एसिटिक एसिड का पहले मोलर मास कितना था? एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया तो उसने डाइमर बना लिया। 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक हो गए।
यही तो बोला है मैंने। तो पहले इसका मोलर मास कितना था? पहले इसका मोलर मास, एसिटिक एसिड का मोलर मास जो नॉर्मल था वो था 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। बट इसने बना दिया डायमर, डायमर मतलब दो जुड़कर एक हो गए। अब इसका मोलर मास कितना हो गया? अब इसका मोलर मास एबनॉर्मल हो गया 120 ग्राम पर मोल। बोलो, दो पार्टिकल आपस में जुड़ के डायमर बना लिया, तो इसका मोलर मास था 60, इसका मोलर मास हो गया 120। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? एम नॉर्मल अपॉन एम नॉर्मल। तो नॉर्मल मोलर मास कितना है? 60 और एम नॉर्मल कितना है? 120। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1/2। एसिटिक एसिड के दो मोल्स कंबाइन होके डायमर बना लेते हैं। तो पहले एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना था? 60। अब जब वो दोनों जुड़ गए तो उसका मोलर मास कितना हो गया? 120। तो आई क्या होता है? एम नॉर्मल अपॉन एम नॉर्मल। अभी भी नहीं समझ में आया? ये रफ कर देता हूं जरा। फिर से सिखा देता हूं एक बार, मेरा फर्ज है बताना तुम लोगों को अच्छे से। यही केस आता है, एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, है ना, ये वाला केस आता है। चलो सबसे पहले एसोसिएशन का केस ले रहे हैं डायमर का ना। डायमर का मतलब समझते हैं, जब दो पार्टिकल मिलकर एक बना लें, A2। तो डायमर का केस क्या है? जब एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। अगर मैं एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व कर दूं, एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, है ना, तो इट विल फॉर्म डायमर। ये डायमर बनाता है, इट विल फॉर्म डायमर। एसिटिक एसिड को अगर मैं डिसॉल्व कर दूं बेंजीन में तो ये डायमर बनाता है। 2CH3COOH कंबाइन होकर CH3COOH का होल ट्वाइस बना देते हैं। जल्दी से नोट कर लो इसे, ये दोनों कंबाइन होकर ये बना देते हैं। जल्दी नोट करो। ठीक है, इसका मोलर मास 60 होता है, 60 ग्राम पर मोल। बट जब ये दोनों जुड़ गए, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, तो अब इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 120 ग्राम पर मोल। ये मास कहलाएगा एम एबनॉर्मल, ये मास कहलाएगा एम नॉर्मल। तो बताओ आई की वैल्यू क्या होती है? एम नॉर्मल अपॉन एम एबनॉर्मल। एम नॉर्मल इज 60, m abnormal is 120. This will become 1/2. This will become 0.5. भाई अगर आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करोगे तो उसका मास बढ़ जाएगा ना। क्यों? दो पार्टिकल मिलकर एक हो गए। अब जरा रीजन समझते हैं ऐसा होता क्यों। एसिटिक एसिड को अगर आप बेंजीन में डालते हो, ऐसे लिख लो एसिटिक एसिड को ना, इसका उल्टा यहां लिख दो, इसका उल्टा यहां लिख दो, ऊपर OH नीचे डबल बॉन्ड O। एसिटिक एसिड बेंजीन में डालने पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, एक का ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन नीट ने पूछा था, ये एसोसिएशन क्यों करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2017 के पेपर में पूछा था। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये एसोसिएशन करते हैं, और एसोसिएशन करने के कारण इनका मोलर मास बढ़ जाता है। पहले इनका मोलर मास कितना था? 60। अच्छा ये बताओ, जैसे मेरा मास मान लो 60 है, मेरे जैसे दो आपस में जुड़ जाएं तो मास सॉल्यूशन में जाने के बाद जस्ट डबल हो जाएगा ना। तो पहले एसिटिक एसिड का मास 60 था, अब उसका मास 120 हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60/120, 0.5। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये एसोसिएशन शो करते हैं। बहुत आसान है। ये क्वेश्चन पूछा था नीट के पेपर में, नीट में 2017। एसिटिक एसिड एसोसिएट क्यों होते हैं, समझ गए? तो अगर एसिटिक एसिड को मैं डिसॉल्व कर दूं बेंजीन में तो वो डायमर बना लेते हैं। डायमर बनाने के कारण उनका मोलर मास बढ़ जाता है।
एक फॉर्मूला आई का ये भी होता है, मोलर मास नॉर्मल अपॉन मोलर मास एब्नॉर्मल 60 अपॉन 120 1/2.5। सही बेटा, नोट किया? मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि एसोसिएशन में दो पार्टिकल मिलकर, डायमंड में दो पार्टिकल मिलकर एक हो जाते हैं। अब अगला एग्जांपल ले रहे हैं, एक और है। अंतर क्या है बताओ? डिसोसिएशन एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन में एक अंतर है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं और कम हो जाते हैं। तो डायमर हो गया। एक और एग्जांपल है बेंजोइक एसिड। आपको बता दो बेंजोइक एसिड, आप जानते हैं मेरे बच्चे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इज C6H5COOH। benzoic acid is C6H5COOH. This is benzoic acid, है ना? बेंजोइक एसिड भी बेंजीन में डालने पर, बेंजोइक एसिड भी बेंजीन में डालने पर, इसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बेंजीन में डालने पर ये क्या बना लेता है? डायमर बना लेते हैं, C6H5COOH का होल ट्वाइस। पहले इसका जो मास था वो नॉर्मल मास था और वो था 122 ग्राम पर मोल। जैसे आपने इसको बेंजीन में डाला, इसका मोलर मास हो गया जस्ट डबल, क्योंकि इसने डायमर बना लिया, वो हो गया 244 ग्राम पर मोल। बेंजीन में डालने पर ये डायमर बना लेता है, सही है? अब जरा मास बताओ। अब I का मतलब क्या होगा? I होगा 122 अपॉन 244 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। अच्छा, बेंजोइक एसिड ने बेंजीन में डालने पर डायमर क्यों बनाया? सेम रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, C6H5C डबल बॉन्ड O और OH, C6H5 उल्टा कर दो, COH डबल बॉन्ड O, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन। दिस इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एसोसिएशन करते हैं। तो बेंजोइक एसिड भी डायमर बनाता है बेंजीन में डिसॉल्व करने पर, और एसिटिक एसिड भी डायमर बनाता है किसमें डिसॉल्व करने पर? बेंजीन में डिसॉल्व करने पर। समझ आए? बेंजोइक एसिड भी डायमर बनाता है, एसिटिक एसिड भी डायमर बनाता है। ये पहली बात नोट कर लो। रफ कर दो। अब जरा मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। अब एसोसिएशन में एक कहानी और आती है मां, और वो दे रहा, अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो यहां बीटा को बोला जाता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बीटा को बोला जाता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बीटा इज नोन एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। निकालते फॉर्मूला निकालते हैं, क्या है? इन द टर्म्स ऑफ बीटा निकालते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। टर्म्स में आई का फॉर्मूला है ना, n पार्टिकल्स मिलकर एक बना रहे an, ये मतलब है n पार्टिकल मिलकर। इसका मतलब क्या है? n मोल्स एक देते हैं, तो एक मोल कितना देगा? यहां समझो, अगर n मोल एक देते हैं तो एक मोल कितना देगा? 1/n। n कंबाइन होने के बाद एक देते हैं, तो एक कंबाइन होने के बाद कितना देगा? 1/n, है ना? तो शुरुआत में जब टाइम 0 था तब मान लो इसके मोल्स थे 1, इसके 0। मान लो बीटा मोल्स इसके एसोसिएट हुए एट इक्विलिब्रियम पर इसके बीटा मोल्स एसोसिएट हुए, इसके बीटा मोल्स एसोसिएट हुए, तो ये कितना बचा? इसमें से बीटा एसोसिएशन हो गया, बीटा पार्ट का एसोसिएशन हो गया, तो ये बचा 1 माइनस बीटा। अगर ये n लेते हो तो ये 1 बनता है, अगर ये 1 लेते हो तो ये 1/n बनता है। तो अगर ये बीटा लोगे तो ये कितना बनेगा? बीटा/n। n लेते हो तो 1 बनता है, 1 लेते हो तो 1/n बनता है, और अगर बीटा एसोसिएट होगा तो ये कितना बनेगा? बीटा/n। यहां से समझना है,
अगर n लेते हो तो 1 बनता है, 1 लेते हो तो 1 बाय n बनता है, और अगर बीटा पार्ट एसोसिएट हुआ है तो ये कितना बनेगा? बीटा बाय n। अरे भैया इसका n पार्ट कंबाइन होकर 1 देता है, तो एक पार्ट कंबाइन होने के बाद 1 बाय n देगा, बीटा पार्ट कंबाइन होने के बाद बीटा बाय n देगा। तो I का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय n डिवाइडेड बाय 1। इससे फॉर्मूला आ गया I का 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 बीटा। I का ये वाला फॉर्मूला आ गया एसोसिएशन के केस में। अब मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर मान लो डिग्री ऑफ एसोसिएशन 100% है या फिर 1 है, मान लो सभी पार्टिकल एसोसिएट हो गए, तो I की वैल्यू 1 बाय n के बराबर आएगी। अब ये 1 बाय n क्या है समझते हैं। मैंने यहां बता दिया n पार्टिकल कंबाइन होकर 1 दे रहे हैं, तो एक पार्टिकल कंबाइन होकर कितना देगा? 1 बाय n। तो फिर बीटा पार्ट अगर एसोसिएट हो गया तो ये कितना बनेगा? बीटा बाय n। सही है। तो I का ये फॉर्मूला याद करना है यार, डिराइव थोड़ा आता है पेपर में, डेरिवेशन थोड़ा आता है, फॉर्मूला याद करना। बट ये आया कहां से ये मैंने बता दिया तुम्हें। 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 बीटा है ना, बीटा इज 100% और 1 I की वैल्यू 1 बाय n के बराबर। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से है ना, मैं आपको समझाता हूं 1 बाय n क्या होता है। अगर n पार्ट कंबाइन होकर 1 देते हैं तो एक कंबाइन होकर कितना देगा? 1 बाय n। समझ गए? n पार्ट 1 देते हैं तो एक कंबाइन होने के बाद कितना देगा? 1 बाय n। दो पार्ट कंबाइन होकर 1 देते हैं तो एक पार्ट कंबाइन होकर कितना देगा? 1 बाय 2। तीन पार्ट कंबाइन होकर 1 देते हैं तो एक पार्ट कंबाइन होने के बाद कितना देगा? यही है 1 बाय n डायमर के केस में, यही है 1 बाय n ट्राइमर के केस में। एक कंबाइन होकर कितना देता है उसी को कहते हैं 1 बाय n। एक कंबाइन होकर कितना देता है उसी को कहते हैं 1 बाय n। n पार्ट कंबाइन होकर 1 देते हैं तो एक पार्ट कंबाइन होकर कितना देगा? 1 बाय n। फॉर्मूला आ गया। बीटा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अरे भैया डेरिवेशन थोड़ा आता है पेपर में, पेपर में आता है ये डायरेक्ट। अब समझे नहीं? अभी भी नहीं समझे? अरे भैया बहुत आसान है, इतनी लंबी कहानी तो जानबूझ कर कर दी है। अब जैसे समझो, मेरी बात समझना। अगर आप n पार्टिकल्स लेते हैं और वो 1 बनाते हैं, तो n मिलकर 1 बनाते हैं, एक कंबाइन होने के बाद कितना देगा? 1 बाय n। चलो अब डायमर का केस ले लो, 2a कंबाइन इनटू a2। अब डायमर का केस आ जाए तो 1 बाय n की वैल्यू कितनी होगी डायमर के केस में? चलो निकालते हैं। 2 कंबाइन होने के बाद 1 देता है, तो एक कंबाइन होने के बाद कितना देगा? यही तो कहलाता है 1 बाय n। तो डायमर के लिए 1 बाय n की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाय 2। एक पार्ट एसोसिएट होने के बाद कितना देता है? 2 पार्ट एसोसिएट होने के बाद 1 देते हैं, 2 जब जुड़ेंगे तब 1 देते हैं, तो 1 जब जुड़ेगा तो कितना देगा? हाफ। उसी तरीके से ट्राइमर ले लो, 3a कंबाइन इनटू फॉर्म a3 है, ट्राइमर का केस है। तो ट्राइमर के केस में ये बताओ, 3 पार्ट कंबाइन होकर 1 देते हैं, एक पार्ट कंबाइन होकर कितना देगा? 1 बाय 3। यही कहलाती है 1 बाय n। तो मैं लिख देता हूं, नोट रखना। डायमर के लिए 1 बाय n की वैल्यू, डायमर के लिए 1 बाय n की वैल्यू 1 बाय 2 होती है। ट्राइमर के लिए 1 बाय n की वैल्यू 1 बाय 3 होती है। तो आप ये कह सकते हैं डायमर के लिए n2 हो रहा है। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, n क्या है यहाँ पर? यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट नहीं है, n का मतलब है कितने पार्टिकल एसोसिएट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट। आप ऐसे भी कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट। n के केस में कितने, डायमर के केस में कितने पार्टिकल जुड़ रहे हैं? 2। तो अगर n बराबर 2 लोगे तो फिर 1 बाय n की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाय 2। बोलो, अगर n बराबर 2 लोगे तो 1 बाय n की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाय 2। डायमर में कितने पार्टिकल एसोसिएट कर रहे हैं? 2। ट्राइमर में कितने पार्टिकल एसोसिएट कर रहे हैं? 3। ट्राइमर में कितने पार्टिकल एसोसिएटेड कर रहे हैं? 3। डायमर में कितने पार्टिकल एसोसिएट कर रहे हैं? 2। तो डायमर में 2 पार्टिकल एसोसिएट कर रहे हैं, ट्राइमर में 3 पार्टिकल एसोसिएट कर रहे हैं। तो जब 3 पार्टिकल एसोसिएट करेंगे तो n की वैल्यू होगी 3
और अगर दो पार्टिकल एसोसिएट करेंगे तो n की वैल्यू होगी 2। तो ये बताओ 1/n की जरूरत पड़ती है ना एसोसिएशन में, एसोसिएशन में 1/n की जरूरत पड़ती है। तो डाइमर के केस में n अगर 2 है तो 1/n कितना होगा 1/2। तो डाइमर के केस में 1/n की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ट्राइमर के केस में 1/n की वैल्यू कितनी होती है 1/3। समझ जाओ बस आसान। नोट करो। एसोसिएशन का केस हो गया। अब चलो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं। अब मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूं। पहला केस डिसोसिएशन का है ना। डिसोसिएशन में I शुड बी ग्रेटर देन 1। I निकालते कैसे 1 + n - 1 अल्फा। एक टूटने के बाद कितना देता है वो कहलाता है n। n इज कॉल्ड द नंबर ऑफ आयंस जो मिलते हैं आफ्टर डिसोसिएशन है ना। अल्फा कैसे निकालेंगे इसके केस में I - 1 / n - 1। अल्फा ऐसे निकालते हैं I - 1 / n - 1। डिसोसिएशन के केस में I इज ग्रेटर देन 1। I इज इक्वल्स टू 1 + n - 1 अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू I - 1 / n - 1 है डिसोसिएशन के केस में। ठीक है। अगर मैं बात करूं एसोसिएशन की, डिसोसिएशन के केस में इतना याद रखना। अच्छा एक चीज और याद रख लो, अगर अल्फा 100% हो और 1 हो, एक ही मतलब है, तो I की वैल्यू n के बराबर होगी। एसोसिएशन में I शुड बी लेस देन 1। इसमें एक चीज और लिख दूं, मोलर मास नॉर्मल इज ग्रेटर देन मोलर मास एबनॉर्मल। डिसोसिएशन में पार्टिकल्स टूट जाते हैं ना, मोलर मास कम हो जाता है। एसोसिएशन में मोलर मास एबनॉर्मल जुड़ जाते हैं, मोलर मास नॉर्मल से ज्यादा होगा। एसोसिएशन में I इज लेस देन 1। I कैसे निकालते हैं एसोसिएशन में 1 + 1/n - 1 अल्फा बीटा। सॉरी, बीटा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा बीटा कैसे निकाल सकते हो I - 1 / 1/n - 1। अगर बीटा की वैल्यू 100% होगी तो I की वैल्यू 1/n के बराबर होगी। डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। एसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड इज लेस देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। इसके केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, इसके केस में नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं। इसके केसेस याद रखना, एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन है ना। एसोसिएशन के केसेस याद रहेंगे आप लोगों को, एसोसिएशन के केस याद रहेगा ना पेपर में। एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। दूसरा केस बताओ जल्दी से, बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। Acetic acid dissolved in benzene, benzoic acid dissolved in benzene, both are the cases of dimer. ठीक है, one cases of dissociation and other cases of association. नोट करो, नोट कर लो भैया, बिल्कुल एसोसिएशन डिसोसिएशन। सिर्फ अंतर किस में आ रहा है, इवेंट ऑफ फैक्टर में आ रहा है। अब मान लो आइसोटोनिक का केस आ जाए, न्यूमेरिकल आइसोटोनिक का, तो आइसोटोनिक के न्यूमेरिकल में क्या होगा फॉर्मूला, I1 π1 बराबर I2 π2। I1 π1 बराबर क्या होगा C1 RT, I2 C2 RT, RT RT कैंसिल,
I1C1 is equals to I2C2। CBSE बोर्ड 2019 में आया इसका न्यूमेरिकल। I1C1 बराबर I2C2। अरे भाई I मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बोलो। I1C1 बराबर I2C2। I1C1 बराबर क्या लिख सकते हो, NB1/V। मैंने बताया था आइसोटोनिक में वॉल्यूम सेम होता है, NB2/V। V से V कैंसिल, I1 NB1 इज इक्वल्स टू I2 NB2। ये फॉर्मूला पढ़ लो। और जो एसोसिएट नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू कितनी होती है? अरे ग्लूकोज यूरिया के लिए I की वैल्यू कितनी होती है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू कितनी होती है? 1। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू 1 होती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू 1 होती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू 1 होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसोसिएशन, डिसोसिएशन। अब आपको न्यूमेरिकल करना है जो मैं कराऊंगा, और ये चैप्टर खत्म है ना। अब न्यूमेरिकल करना है, ठीक है? रफ कर दूं? इतना पढ़ना है आपको आज के टर्म में, इतना पढ़ना है। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से कम आएगी, जिसकी वजह से I की वैल्यू लेस देन 1 होगी। एसोसिएशन में I की वैल्यू लेस देन 1 होती है, डिसोसिएशन में I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ये अंतर है। और फिर फॉर्मूले में यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। I निकालने का तरीका दे दिया इन द टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा, है ना? बस इतना करना है, बच्चों करो।